रियल एस्टेट में मेरा एक ही रूल है, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन, और सब बेकार है। तो हम कहते हैं रियल एस्टेट कभी नुकसान नहीं देके जाता, ये फैक्ट है। सिर्फ तब जब आप लेवरेज पे काम नहीं करते। आपको पता है इंडियंस दुबई में जाके क्या खरीदते हैं? अपार्टमेंट्स कम खरीदते हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग ने कैसे बेनिफिट किया आपकी लाइफ में? सिर्फ मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का लॉन्च पैड। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में है या इंश्योरेंस में है, वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप ये काम करो, आप बताओ, अपॉर्चुनिटी दो, बट फोर्स करना ठीक नहीं है। ट्रू। मैंने मम्मी के कमरे में टीवी लगाया हुआ था कि मुझे देखना होगा टीवी, तो आपके कमरे में बैठ के देखूंगा, और वो इतना टाइम किल करता है, इतना टाइम किल करता है। अगर आप अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में हो, आप टीवी नहीं देख सकते। मेरी फेवरेट मूवी है भाग मिल्खा भाग, क्योंकि रियलिस्टिक है ना, रियल लाइफ में मुझे बंदे को जानने को मिला। बट इन्वेस्टर्स तो सभी अमीर हो जाते हैं। किसी के भी दादाजी ने दिल्ली एनसीआर के आसपास कभी भी जमीन खरीदी होगी, जो जमीन है वो सोना उगल रही है। पर्सनली क्या है कि किन किन एसआईपीज में किन किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? कहने का मतलब है अगर डिमांड होगी तो डिमांड सप्लाई, शेयर्स के रेट नीचे आ ही नहीं सकते। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ऐसे ही कुछ पर्सनालिटी आज दा तरंग शो में आने वाले हैं, जिनसे आप सीखने वाले हो काफी सारी टिप्स लाइफ में ग्रो होने के लिए। कम उम्र में कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बना सकते हो जो एक ड्रीमी लाइफ होती है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ होती है। सो गाइस, जो जो चीजें आप आज के पॉडकास्ट में सीखोगे, मेक श्योर आप उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आप अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगहों पर सीखते हो। सो हियर वी गो, उसका राज ठाकुर। सो भैया, जब जब बात होती है कि फाइनेंस से रिलेटेड, एक यंग एज में काम करने से रिलेटेड, आपका नाम बहुत सारे लोगों के जहन में आ जाता है। बहुत समय से आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, और कहीं वीडियोस में, कहीं ऐसी चीजों में ये पता चला है कि आपने 17 की एज में आप घर से बाहर निकल गए थे काम करना। इन सच अ एज जहां बच्चा सोच रहा होता है कि करना क्या है, उसको डायरेक्शन ही नहीं पता कि कहां जाना है मुझे, आप उस समय पे घर से निकल के काम करना शुरू कर दिया। वाई? पैसे कमाने थे, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं है। सबसे बड़ा आंसर पैसे कमाने थे। आज के समय में हर किसी को पैसे कमाने हैं, बट उस एज में वो माइंडसेट कैसे आया? क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ आप निकले, बहुत सारे हर्डल्स फेस किए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। तो आपकी लाइफ में आपने क्या चूज किया जब आप 17 के थे? कैसे कैसे आगे बढ़े आप? क्या जर्नी थी? सी एज इज जस्ट अ नंबर। डिपेंड ये करता है कि किसको कभी रियलाइज होता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है। मुझे तब रियलाइज हो गया कि अब जो मेरी फैमिली मेरे लिए एक पाथ चूज कर रही है, अल्टीमेटली या तो आप अपनी लाइफ डिसाइड करोगे, या आपकी लाइफ आपके लिए कोई और डिसाइड करेगा। ट्रू। इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो फैमिली ने या मेरे पापा ने मेरे लिए लाइफ क्या डिसाइड करी हुई थी कि बेटा अब 12th इसने कर ली है, अब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा, उसके बाद ये सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करेगा, या आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, आईएएस नहीं बना तो आईआरएस बन जाएगा, या कुछ और बन जाएगा, मतलब कोई सिविल सर्विसेज के अंदर ही मतलब इसका हो जाएगा और इसकी लाइफ सेट होगी। उन्हें भी पता है कि आसान नहीं होगी, बट ये वो चाहते थे कि मैं करूं। बट अल्टीमेटली मुझे समझ आ रहा था कि वो जो ये लाइफ बोल रहे हैं, अल्टीमेटली आपकी अर्निंग कब शुरू होगी? शायद जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा। आप समझ रहे हो भाई? 12th के एग्जाम हो गए 17 साल की एज में ओवर। अब उसके बाद आप ऑलमोस्ट 4 साल इंजीनियरिंग में लगाओगे। आप पकड़ के चलो 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये आपके 4 साल निकल गए। उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे, 1 साल 2 साल हो सकता है आपका नया भी सिलेक्शन हो। करते 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 जब आपकी मतलब अर्निंग वाली स्टेज आएगी ना, आप ऑलमोस्ट अपने 30s या लेट 20s में हो गए, तब जाके आप अपना कुछ कमाना शुरू करोगे। सो उतने सारे साल, मतलब अब मैं उस एज में आ चुका हूं, तो मैं बोल सकता हूँ इतने साल मतलब मैंने कुछ किया नहीं, आप समझ रहे हो, और कुछ कमाया भी नहीं। घर परिवार वैसे ही चल रहा है, सोचो जैसा उस टाइम पे था, तो शायद वो मैं आज इमेजिन नहीं कर सकता। रीजन, पापा के ऊपर बहुत बर्डन था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहन की शादी करनी थी, भाई छोटा है, बड़े होके उसकी डिमांड्स भी आएंगी। तो उस टाइम के एज के हिसाब से बता रहा हूँ कि समझ आ गया। जब इंसान को समझ आ जाता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ेगी, वो एज होती है जिस दिन इंसान कहता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। वरना लोग तो 40 साल में भी मैच्योर नहीं होते। राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्ट फॉर एवरीथिंग, फॉर योर हेल्थ, राइट, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर रिलेशनशिप्स। कौन करेगा आके? आप ही को करना है सब कुछ। सो व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ, यू विल हैव टू डू समथिंग फॉर इट। वो दिलजीत दोसांझ एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि स्वर्ग चाहिए तो मरना तो खुद ही पड़ेगा, है ना?
तो राइट, मरना तो पड़ेगा, मरूं भी ना और सरू भी मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। सो आपको काम करना पड़ेगा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, और भी मैंने पॉडकास्ट में ये बात बोली कि मेरे को कभी वो ऐसा लगा नहीं कि स्ट्रगल था या मैं उस स्ट्रगल को भूल गया हूँ, क्योंकि चैलेंजेस तो थे, आप काम करते हो, कभी फेल होते हो, बट वो क्या था ना, उस एज में खोने के लिए बहुत कम था तो पाने के लिए बहुत कुछ था। तो बस आगे की तरफ देखा, हमेशा लाइफ की ब्राइट साइड को देखा कि नेक्स्ट क्या करना है, जो हो गया या जो वटेवर द स्ट्रगल्स वर, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया इतना। मतलब अगर पैर के कांटे गिनते रहोगे तो कभी अपनी मंजिल अचीव नहीं कर पाओगे, कांटे तो चुभेंगे, बट उसका पेन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुशी इतनी है कि वो मंजिल पे पहुंचने की या रास्ते को एंजॉय करने की, कि उस तरफ देखते नहीं हो। शिवखेड़ा जी एक बात बोलते हैं कि ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं। ऑब्स्टेकल्स रास्ते में वो चीजें होती हैं जिनकी तरफ आप ध्यान लेके जाते हो जब आप मंजिल से ध्यान हटा लेते हो। रुकावटें क्या है? रुकावटें वो है जब अपनी मंजिल से ध्यान हटाते हो तो रुकावटें दिखती हैं। आपका मंजिल से ध्यान हटा तो आपको दिख रहा है भाई ऑब्स्टेकल्स क्या है, अदरवाइज आपको नहीं दिखते। राइट, अगर मेरे को कहीं जाना है, अगर मैं सोचूं रास्ते में इतना ट्रैफिक है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आज उधर बारिश भी आ रही है, गुड़गांव जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ। ट्रू। सो भैया, बहुत सारे आपने जब आपने स्टार्ट किया काम, मेरे को पता है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, मैं आपको काफ़ी समय से जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि आपने टीचिंग लाइन में भी थे आप, आपने अलग अलग चीज़ें करी हैं। फाइनली आज आप बहुत सारी जगहों पर दिमाग लगा रहे हो, बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। बट आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी कौन सी थी आपके लिए? यार मुझे लगता है रियल एस्टेट ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। ठीक ऑल्दो है। मैंने बहुत मेहनत करके धीरे धीरे पैसे बनाए, बट होता क्या ना, मज़ा तब आता है, आपकी वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। हम्म। और मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट के बारे में मुझे कभी कुछ पता नहीं था। होता क्या है कि लोग स्टॉक मार्केट में मल्टीप्लिकेशन की बात जरूर करते हैं और होता भी है, बट क्वेश्चन क्या कि आपने कितना पैसा लगाया। आपने किसी स्टॉक में 25,000 लगाया, 4 गुना हो गया, ठीक है। 25,000 4 गुना हो गया, 1 लाख बन गया, बहुत बढ़िया। आपने रियल एस्टेट में 25,000 लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते। ठीक है ना। वो आप REIT होता है स्टॉक मार्केट में, उसकी बात मत करो अभी। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, तो उसकी बात नहीं कर रहे। बट अदरवाइज अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो, और मैं प्लॉट्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि मतलब सब कुछ महंगा है, लाखों में भी काम नहीं होगा। आप 50 लाख से तो मिनिमम शुरू करोगे, मिनिमम। ठीक है ना। बट होता क्या है, जब आप एक स्पेसिफिक बड़ा अमाउंट किसी रियल एस्टेट में लगाते हो और सोच समझ के लगाते हो, रियल एस्टेट में इतनी जल्दबाजी आप करते नहीं हो जनरली, क्योंकि आपकी एक तरीके से लाइफ की सेविंग होती है। तो कोविड के टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि जब रियल एस्टेट में भी ना लोग डर रहे थे कि यार इसके दामों का होगा क्या, कौन खरीदेगा, लोगों के पास जॉब जा रही है, लोग मर रहे हैं, तो रियल एस्टेट कौन खरीदेगा। उस टाइम पे रियल एस्टेट में भी अपॉर्चुनिटी थी, खासकर दिल्ली NCR में। लोग घरों में थे, जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आपको बताता हूँ रियल एस्टेट में काम कैसे चलता है, ज्यादातर लोग लेवरेज पे काम करते हैं। तो आप और मैं तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, हम अपना पैसा जोड़ते हैं, हम खरीदते हैं। जो बंदा रियल एस्टेट में काम कर रहा है ना, वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचता है। वो क्या सोचता है, यार एक प्लॉट खरीदा अपने पैसे का, उस पर 4 फ्लोर बना रहे हैं, 2 की बुकिंग आ गई, पैसा आ गया, बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है, हम बना रहे हैं और कर रहे हैं, एक प्लॉट और आया वो खरीद लेते हैं, एक काम करते हैं लोन भी ले लेते हैं, मार्केट से भी पैसा उठा लेते हैं, कमेटी भी उठा लेते हैं। तो वो इतना पैसा उठा लेता है कि उसको ना हर महीने पैसा भरना होता है। तो अब क्या है कि कोविड हो तो गया, लॉकडाउन हो तो गया, बट उस आदमी को ना पैसा भरना था। तो हम कहते हैं रियल एस्टेट कभी नुकसान नहीं देके जाता, ये फैक्ट है। सिर्फ तब जब आप लेवरेज पे काम नहीं करते। ज्यादातर डेवलपर्स लेवरेज पे काम करते हैं, बैंक से पैसा उठाते हैं, लोगों से पैसा उठाते हैं, कमेटी से पैसा उठाते हैं, तो इतना पैसा उठा लेते हैं कि वो हमेशा बर्डन पे होते हैं। आप किसी भी बिल्डर से मिलो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसे हमेशा और पैसा चाहिए होगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक कुआं है, वो कितना भी पैसा खा जाएगा तुम्हारा। तो वो लोगों ने अपना माल फोड़ा, क्योंकि अभी बिक नहीं रहा। 3 साल 4 साल मार्केट शांत पड़ी है, बिल्कुल। 3 साल मार्केट शांत पड़ी है, उन्हें भी समझ आ रहा है कि एकदम से नहीं जाएगा। और मैंने जिस रेट पे लिया था वो तो छोड़ दो, सस्ते में बिक रहा है तो वो भी दे दो, क्योंकि अभी जान छूटे भाई। कुछ पैसे हाथ में है, ब्याज के पैसे भरने हैं, इंटरेस्ट के पैसे भरने हैं, कमेटियों के पैसे भरने हैं, कौन भरेगा। तो वहां पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। अब ये अपॉर्चुनिटी है लाइफ, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कोविड का स्टॉक मार्केट का क्रैश, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आप पता नहीं कब आएगा वैसा। यू शुड वेट फॉर इट कि क्रैश आए कि आप पैसे लगा पाओ। सो दैट वॉज लाइक नॉट अ क्रैश, बट एक अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम, जहां पे रियल एस्टेट प्राइसेस में करेक्शन आया। उस टाइम पे जो मेरी सेविंग्स थी वो मैंने रियल एस्टेट में लगाई, और जैसे जैसे मैंने पैसे कमाए,
या अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने रियल एस्टेट में रीइन्वेस्ट किया, कुछ मल्टीप्लिकेशंस करे, तो एक रियल एस्टेट का बिजनेस सेटअप हो गया, जिसमें आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट के रेट बढ़ गए, कुछ डील्स करी, कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो वो अब कंस्ट्रक्शन तो अब जाके हो रहा है खैर, बट कहने का मतलब है कि प्राइसेस मल्टीप्लाई हो गए। वो अब क्या होता है, मैंने क्या बोला, 25,000 लगाए थे और लाख हो गए तो मजा नहीं आएगा। अब आपने मोटा अमाउंट लगाया, वो मल्टीप्लाई हुआ और उसे आपने 2-3 बार साइकिल घुमा दी, तो आपकी वेल्थ बन जाती है। राइट। कई बार ऐसा होता है रियल एस्टेट में लोग घुसते हैं, कम पैसे होते हैं, वो नुकसान करके बैठते हैं या कुछ ऐसी जगह पे। मेरे हिसाब से मैंने पता नहीं, शायद आप ही की वीडियो देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, मुझे जो याद आ रहा है, अगर रियल एस्टेट लेनी है तो सारा खेल है लोकेशन। मैंने शायद आप ही की वीडियो देखी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रियल एस्टेट में मेरा एक ही रूल है, लोकेशन लोकेशन और लोकेशन, और सब बेकार है, और सब बेकार है, और सब बेकार है, सिर्फ लोकेशन मैटर करती है। भले 1 करोड़ रुपए सौदा महंगा होना चाहिए पर लोकेशन एक नंबर होनी चाहिए। यार आप एक बात समझो, मैं आपको कहता हूं, ये सिटी है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर आपका हॉस्पिटल पास, स्कूल पास, ये पास, वो पास, क्रिकेट खेलना ग्राउंड पास, गोल्फ खेलने गोल्फ पास, सब कुछ पास, और फिर मैं कहूँ यार यहाँ तो महंगा है, आप एक काम करो, सिटी से ना 25 किलोमीटर दूर चले जाइए, वहां पे कभी ये नया बनेगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ये सपने दिखाए जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट ड्रीम सेलिंग इन रियल एस्टेट। जो लोग दूर दूर बेचते हैं, वो होता है, ऐसा नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, और सस्ता भी होता है। बट आप एक बात बताओ, अगर आपको पैसे की जरूरत दोबारा पड़ी, आपको किसी ने वहां पे दूर, जहां पे अभी कुछ नहीं है, जंगल है, वहां पे प्लॉट दिला दिया, जंगल में रेट बढ़ेंगे, वो कभी भी सिटी वाले रेट नहीं होंगे, एक ध्यान रखना चीज को। सिटी वाले मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि सिटी की 1 करोड़ की चीज 2 की 3 की होगी, वो 1 करोड़ की चीज 10 की भी हो सकती है, ठीक है, बट हो सकती है। अब अगर तरंग को कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, या भगवान ना करे किसी और आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसके घर पे कोई दिक्कत आ गई और उसे अपना रियल एस्टेट बेचना है, तो शहर वाली बिक जाएगी। आज मेन सेंटर में तेरा प्लॉट है दिल्ली में 500 गज का, तो आधी रात में बयाना हो जाएगा, अगर सही रेट पे है तो। सही रेट पे है तो बड़ा, मैं बोलूँ वो जंगलों में है, खेत है मेरे, तो उसकी इतनी जल्दी आपको क्या नहीं मिलती, लिक्विडिटी नहीं मिलती। तो इसलिए रियल एस्टेट में लोकेशन मैटर करती है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि दिल्ली में है, मेन सेंटर, एग्जांपल ले लिए, बॉम्बे हो सकता है, बैंगलोर हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, बट मेन सिटी है, और किसी वजह से आपने डॉक्यूमेंट सारे चेक कराए, सब कुछ ओके है, उसके बावजूद आप कहते हो किसी वजह से रेट सस्ता मिल रहा है। वजह बहुत सारी होती है। रियल एस्टेट में एक वजह नहीं होती, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की तरह लिक्विड मार्केट नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है स्टॉक लगाया सेल के लिए हो गया सेल, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में टाइम लगता है, आप 3-3 साल लगे रहोगे, नहीं बिकेगी प्रॉपर्टी आपके रेट पे। अब समझ रहे हो? और अपार्टमेंट्स की तो बात ही छोड़ दो, तो अपार्टमेंट हम बना के बेचते हैं, खरीदते तो हम प्लॉट ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जो चीज है लिक्विडिटी, वो बहुत मैटर करती है रियल एस्टेट बिजनेस में। तो रियल एस्टेट बिजनेस इज अ वेरी डिफरेंट एंड स्पेसिफिक बिजनेस। और सच बताऊं, इसके अंदर ये बिजनेस कहीं ना कहीं किस्मत से चलता है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें किस्मत बहुत मैटर करती है, क्योंकि मेरी दादी बोलती है कि जमीन ना किस्मत से बनती है, पैसे से नहीं बनती। पैसा तो बहुत बंदों के पास आता है, जाता है, चला जाता है, बट जमीन बनाना बड़ी बात होती है। जमीन किस्मत में जिसकी होगी उसकी बनेगी, मेरी दादी बोलती है, और मुझे लगता है ऐसा है। मैंने भी कई लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, बट वो सोचते हैं नहीं अभी रेंट पे ले लेते हैं, पैसे को इधर इन्वेस्ट करेंगे, इधर इन्वेस्ट करेंगे, या एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, बाकी पैसा छोड़ क्या करना है, प्लॉट क्यों लें। बहुत सारी मैंने ऐसे लोगों की थिंकिंग्स देखी हैं, कई अच्छे लोगों की भी देखी है थिंकिंग। बट हाँ, ये बात है, किस्मत वाला पॉइंट है, क्योंकि अगर जितने भी हमारे घर के बड़े लोग हैं वो सब यही कहते हैं, एक बार अपनी ज़मीन ले लो, फिर अपने आप लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपको पता है इंडियंस दुबई में जाके क्या खरीदते हैं? अपार्टमेंट कम खरीदते हैं। अच्छा। तो या तो वो विला खरीदते हैं, विला तो थोड़े बड़े लेविश हो गए, या वो एक्चुअल में घर खरीदते हैं, मतलब दीवार से दीवार लगी हुई है, वहां पे डिमांड है इंडियंस की स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडियंस को आज भी जमीन समझ आती है, चाहे वो दुबई में जाके सेटल हो रहे हैं। राइट। ये मुझे किसी दुबई के रियल एस्टेट एजेंट ने बताया कि भाई मेरे पास जो इंडियंस आते हैं उनकी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में नहीं लेना, कितने अच्छा हो। तो ये बता जमीन कहाँ मिलती है दुबई में? तो वो वहां पर भी जाके उनकी माइंडसेट है कि भाई हमारी जमीन हमसे कोई नहीं छीन सकता, जमीन है हम अपना बना लेंगे, हम अपना देख लेंगे, मेरी चलेगी इस जमीन पे। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई गलत सोच रहा है। जो अपार्टमेंट्स में एक लिविंग मिलती है, जो आपको सिक्योरिटी मिलती है, जो आपको लाइफस्टाइल मिलता है, वो अनमैच मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज कि आपको चाहिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। देखो, अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो
पैसा जो जमीन पे बढ़ता है वो कहीं नहीं बढ़ता। ये तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। रियल मतलब आपने ऐसा बहुत कुछ कर लिया अब रियल एस्टेट से। आप समझो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तरंग ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 5 करोड़ की, ठीक भाई है। वो 25 करोड़ की हो गई। आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं है, हो सकता है, हो ठीक है। सकता है। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसा दुनिया के लिए नहीं होगा। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। बड़ा सब्जेक्टिव बिजनेस है ये। बहुत कौन सी मार्केट में लिया, क्या लिया, कहाँ लिया, सिटी में लिया, दूर लिया, मेट्रो स्टेशन के पास लिया, दूर लिया, एयरपोर्ट के, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स। बट मान लो 5 करोड़ की चीज 25 करोड़ की हो गई, तूने कितना पैसा बनाया? 20 करोड़। 20 करोड़ रुपए। चल 20 करोड़ आम आदमी को बनाने में कितना टाइम लगेगा? लाइफ शायद इम्पॉसिबल ही है। नहीं है, नहीं है। पहले बताओ, वो कहेगा मैं 5 करोड़ कहाँ से लाऊं स्टार्टिंग के। बट मैं आपको बताऊं, अमीर लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। ऐसा नहीं हमने नहीं लिया, मेरे पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं था, अपॉर्चुनिटी थी, ले लिया लोन। समझ आ रहा है भाई, सस्ती मिल रही है, 5 करोड़ सस्ती मिल रही है, लोन लो, खरीदो। उसके बाद लोन तो आप चुका दोगे जो है, और आपकी चीज हो गई इतने एक्स करोड़ की। भाई तेरी वेल्थ का क्या बन गई, सोच के देखो। रियल एस्टेट पे लोन मिलता है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, चुका चाहे 2 साल में दो। आप समझ रहे हो? बट वो जमीन दोबारा कैसे खरीदोगे अगर वो अपॉर्चुनिटी निकल गई तो? दोबारा कैसे आएगी? इसीलिए लोन ले लेना चाहिए अगर घर खरीद रहे हो तो। घर दोबारा नहीं बनेगा इतनी आसानी से। मुंबई में आज घर लेना हो तो आप और मैं अगर सोचेंगे तो सोचेंगे, पहले सोचेंगे दूर से। दिल्ली में तो हम ले लेते हैं, बॉम्बे में घर लेना हो तो मतलब इट्स अ लग्जरी। जब बॉम्बे वाले कभी मेरे घर आते हैं तो कहते हैं यार बॉम्बे में घर नहीं ले सकते लोग ऐसे। अगर किसी के पास ऐसा घर है तो वो बिलियनेयर ही है। बट दिल्ली में यू कैन अफोर्ड, इन दिल्ली एनसीआर घर है अभी भी। बट क्या ये बॉम्बे वाला हाल नहीं होगा? यहाँ पे लैंड तो लिमिटेड ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। सो इसीलिए मुझे रियल एस्टेट बहुत पसंद है, और उसने मेरे लिए एक एक्स फैक्टर प्ले किया लाइफ में। भैया जब आपसे बात हुई है और आपका अगर पास्ट में जाऊं तो आपका नाम नेटवर्क मार्केटिंग से भी जुड़ा है और आपने नेटवर्क मार्केटिंग की भी है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आपको नेटवर्क मार्केटिंग ने कैसे बेनिफिट किया आपकी लाइफ में? मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का लॉन्च पैड, जैसे एक रॉकेट को एक लॉन्च पैड चाहिए होता है ना, होता है कि आपकी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो डेवलप करनी जरूरी है। एक तो ना कई सारे माँ के लाडले ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी ना रिजेक्शन नहीं सुना। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ना मंदिर में मंगलवार को जाया करता था बचपन से, बूंदी चढ़ाता था। मेरी मम्मी अलग से मुझे 10 रुपए देती थी। बचपन की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं शायद 3rd-4th स्टैंडर्ड से ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। वो 10 रुपए 20 रुपए ऐसे करके अलग अलग जो मुझे मिठाई खुद खानी होती थी वो मैं प्रसाद में चढ़ाता था। तो होता क्या था कि मंदिर में ना कई सारे लोग आते थे, बट वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो अपने बच्चों के साथ आते थे, जो हमसे प्रसाद लेने के लिए बच्चों को मना करते थे। मैंने किसी बच्चे को प्रसाद दिया, प्रसाद के साथ कभी कभी मम्मी ने कुछ बनाया होता था तो वो भी भेज देती थी। मान लो पूड़ी हलवा भेज दिया, कभी कुछ भेज दिया, तो मम्मी वो भी भेज देती थी। तो मैंने किसी बच्चे के हाथ में पूड़ी हलवा और प्रसाद दे दिया, तो उसका जो पेरेंट है वहां पे, मम्मी पापा जो भी हैं, वो कभी कभी आके मुझे वापस दे जाते थे। वो बोलते थे किसी अनजान आदमी से नहीं लेना सामान, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। तो वो बच्चे आप सोचो, वो कभी भी एक्सट्रोवर्ट नहीं बनेंगे। मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, वो सही कर रहे हैं माँ बाप। भाई अनजान आदमी का कैसे हलवा पूड़ी खा सकते हो? आज की डेट में दिखाते हैं क्या क्या मिला के क्या खिला दिया। शायद हम अपने बच्चे को भी 1 मिनट के लिए रोकें अगर हम वहां पे, वो गलत नहीं है। बट बात क्या है कि वो सिखा क्या रहे हैं। ये स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर जैसे आप जानते नहीं हो उससे आप बात भी नहीं करोगे। बट जब हम कॉलेज में जाते हैं तो लड़की भी स्ट्रेंजर होती है, हम बात ही नहीं कर पाते। तो माँ बाप ने ऐसे ट्रेन किया ना। कल को हमें जॉब चाहिए होती है, इंटरव्यू तो स्ट्रेंजर होता है, उससे हमें बात ही नहीं करनी आती। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। व्हेन यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। आपको बात करनी है भाई, ये मेरा प्रोडक्ट है या मेरा ये कंपनी है या मेरा प्लान है, व्हाटएवर इट इज, यू टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड दिस इज अ स्किल। ये कौन सिखाएगा, कहां सिखाई जाती है? तो बात ये नहीं है कि आपको करना क्या है लाइफ में, अच्छा है बुरा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, बट बात है स्किल एक डेवलप हुई। दूसरी चीज, ना सुनना एक स्किल है। ना सुन के एक ना के बाद लोग बुरा मान जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लड़की ने मना कर दिया, मैं तो मर रहा हूं, तेरे लिए फिनाइल पी रहा हूं। ठीक है, वो तू क्या बिजनेस करेगा जिंदगी में? तेरे पास कस्टमर आएगा, तू कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठेगा, भैया वैरायटी नहीं है आपके पास, वैरायटी नहीं है।
आप तो बहुत तू- महंगा दे रहे हो, आपका सामान बढ़िया नहीं है। हाँ, तू कोई चाइनीज स्टॉल लगाएगा, फास्ट फूड बैठेगा, यार एक स्वाद नहीं आया तुम्हारे खाने में, मुंह पे ना बोल के जाते हैं कस्टमर, 100 तरह की ना बोलता है कस्टमर। ट्रू। और कस्टमर का फीडबैक लेना, ये बच्चों को कौन स्किल सिखाता है? सो देर आर सर्टेन प्रोफेशंस, एग्जाम्पल इंश्योरेंस। सो इवन इफ समबडी सेज कि भाई आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को इंश्योरेंस एजेंट बनने देगा? नेवर। नेवर। बट आई टेल यू दिस इज द फैक्ट। आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाओ, LIC की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपया इंश्योरेंस से जो प्रीमियम आता है उस पर कमीशन कमाते हैं, और हर महीने का, और उनका फिक्स बिजनेस है। मैंने पर्सनली ऐसे कई लोगों से मिला हूँ। और मैं लाखों भी बहुत कम बोल रहा हूँ, उससे बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स, तो जो लोगों को समझ आए, बट उसके लिए उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्लाइंटेज बनाए। सो वो काम करने से, मैं नहीं कह रहा यही काम करो, अब वो लोग और भी कुछ काम कर रहे हैं, बट उन्हें वहां से इंश्योरेंस से एक बार मेहनत करने से पैसा आता है। तो बट उसमें क्या है, जो ये आप बोलो हार्डकोर सेल्स है, तो ये आपको स्किल देती है लाइफ में। तो वो लाइफ में स्किल, अब एग्जांपल बोलना, बोलना कौन सिखाता है? हमें तो हमेशा बस चुप चुप होकर साइड में बैठ जा, वो बोलना कौन सिखाएगा? क्योंकि आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपको जॉब इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपका कोई बिजनेस है आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको स्टार्टअप करना है आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको कल को शार्क टैंक में जाना अपने आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको रिप्रेजेंट करना आता है। तो आपको अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एग्जाम्पल इंश्योरेंस मिलता है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है, आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको NGO में काम करने को मिलता है, डोनेशन लेकर आओ, तो अगर आप यंग हो तो आप इसे दिमाग में ऐसा समझो ये एक लॉन्च पैड है। मैं अच्छा करूंगा, मैं बुरा करूंगा, मेरे से होगा, मुझसे नहीं होगा, वो सारी बातें दूर की है। बात है क्या मुझे सीखने को मिलेगा, इफ इट इज ट्रू आप कंसीडर कर सकते हो। बट होता क्या, हर काम हर किसी के लिए नहीं होता, ये मुझे बाद में समझ आया, लेटर ऑन स्टेज पे समझ आता है कि हम हमेशा बोलते हैं यार बिजनेस कर लेगा तो ये हो जाएगा, जॉब करेगा तो बेकार, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि उनको लगता है यार मेरे को एक सिस्टमैटिक अपनी लाइफ में प्रोसीजर, प्रैक्टिकल लाइफ जीकर अच्छा लगता है, मुझे नहीं लेना रिस्क, या मैं अगर बिजनेस करूंगा भी उसमें वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो गई, उसने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। उसको लगता है यार एक स्टेबल पैसे आएंगे और उस स्टेबल पैसे में मैं खुश हो सकता हूं, तो खुश होने के लिए मनी मैटर्स इनिशियल लेवल पर। ट्रू। उसके बाद एक डिसेंट अगर आपका पे है ना, तो आप कहीं पर भी अच्छा गुजारा कर सकते हो, अच्छी लाइफ जी सकते हो। आपको, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग में है या इंश्योरेंस में है, वो लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप ये काम करो, आप बताओ, अपॉर्चुनिटी दो, बट फोर्स करना ठीक नहीं है। ट्रू। लोग कभी कभी कहते हैं कि भाई देखो हम ये कर रहे हैं, देखना हम क्या कर देंगे और तुम कुछ नहीं, ये गलत है बोलना। आपने अपनी बात रख दी, आपने समझा दी, सामने वाले को समझ आएगा, आ जाएगा, 1 साल के बाद आएगा, 5 साल के बाद आएगा, वो अपने आप बताएगा। तो हमारा काम क्या है, आप अपना प्रोडक्ट बताओ, अपनी अपॉर्चुनिटी बताओ, दैट इज इट। आपको ये बोलना कि भाई ये बेकार है और ये सही है, सो देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन लाइफ। ट्रू। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब लोगों को ये, जब ये समझ जाएंगे ना, तो होगा क्या कि बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। एक इमेज जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो यही है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, है ना। इंश्योरेंस में लोग पीछे पड़ जाते हैं, कोई भी जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी है, पीछे पड़ जाते हैं। वो ये है क्योंकि आप बोल रहे हो दिस इज द बेस्ट एंड देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, मतलब लेफ्ट एंड राइट पे कुछ नहीं है, ये ही है। वो तो जिहादी अप्रोच हो गई, है ना, कि भाई यही है, यही धर्म सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है। तो ये बोलना ठीक नहीं है, ये बोलना ठीक नहीं है। ये बोलना ठीक नहीं है। तो हो सकता है जो सामने वाला फॉलो कर रहा हो वो तुमसे भी कुछ बहुत अच्छा कर रहा हो, शायद आपको ही नहीं पता, और वो हमें कब पता लगेगा, जब हम इस चीज के लिए ओपन होंगे समझने के लिए। होता क्या है, हमारा जो माइंड होता है ना, वो ग्रेविटेशनल हो जाता है टुवर्ड्स एक्सट्रीम। ये माइंड की, जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे आपको समझ आएगा, ये कंडीशनिंग है। मैं तो वेजिटेरियन हूं, नॉन वेजिटेरियन लोग तो बेकार होते हैं, स्पेसिफिक, बिल्कुल यही है। मैं तो वीगन हूं जी, वेजिटेरियन भी बेकार होते हैं, एक्सट्रीमिज्म, है ना, बेकार ही होते हैं। मैं तो सिगरेट को हाथ नहीं लगाता,
जो लगाते हैं सब बेकार होते हैं। आप समझ रहे हो, ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं तो बेकार होती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये एक्सट्रीमिज्म है, विच इज नॉट राइट। ट्रू। आप एक्सट्रीमिस्ट बन के अगर आप सोच रहे हो तो ये आपकी ना एक वीकनेस होती है। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इज अ वीक माइंड। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली आपने। इम्पॉर्टेंटली अभी आपने बताया कि फोर्सफुली ये सारे काम नहीं करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स और मेरा एक्सपीरियंस यही है, मैंने आज तक किसी को फोर्स नहीं किया और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा काम चल रहा है हमारा। सो इस पॉइंट को स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अभी आप बात कर रहे थे माइंडसेट, मेरे को एक आपसे जानना है, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे काम किया और आपने उस चीज से अपनी लाइफ में क्या क्या लिया? होता क्या है कि हम ना कुछ जब नया सीखते हैं, नया सुनते हैं, हमने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना, हमने द सीक्रेट वाली वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी सी देखी, हमने कुछ किताबें पढ़ी, तो जब हमें कुछ नया नया पता लगता है ना तो हमें लगता है वाह यार मुझे ही सब कुछ पता है, एंड यार मुझे तो सच में कुछ मैजिकल पता है ना। देयर इज सो मच जो शायद मुझे लगता है यार अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। ये शब्द बहुत अच्छे हैं, द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने अपनी किताब है जो मेरी द लास्ट बुक ऑफ योर बेस्ट लाइफ, होता क्या कि वो किताब के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो उस टाइम के उस माइंडसेट के हिसाब से बताई गई हैं, है ना। वो सब बहुत अच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी चीज है, बट देयर इज सो मच मोर। नाउ उसे आप एक्सप्लोर करोगे इन योर जर्नी, इट इज अ जर्नी। बट जब एक आदमी नया नया शुरू करता है तो ये पूरी एक फील्ड है, एक पूरी इंडस्ट्री है जिसे बोलता है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री। सेल्फ हेल्प मतलब आप अपने आप को ग्रो करते हो, अपने माइंडसेट को ग्रो करते हो, चीजों को अट्रैक्ट करते हो, प्रोसेस को समझते हो कि एज अ ह्यूमन चीजें होती कैसे हैं। आप लोगों को रीड करते हो, लोगों की बुक्स को रीड करते हो, आपको डिफरेंट एंगल्स पता लगते हैं। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, इसको बड़े सिंपल शब्दों में समझते हैं कि भाई मैं कुछ पाना चाहता हूं तो मैं उसका अपना एक विजन देता हूं विच इज कॉल्ड बैकवर्ड विजन। जैसे संदीप महेश्वरी जी ने एक बार बड़ा अच्छे तरीके से समझाया था कि भाई आप चाहते हो कि भैया ये वाली गाड़ी की जगह मुझे मिल जाए इस पार्किंग स्लॉट में, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना। वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। अट्रैक्शन कब है, जैसे कि आप एक लड़की से शादी करना चाहते हो, वो आपका एक अट्रैक्शन है, आपने उसको मैनिफेस्ट करना है अपनी जिंदगी में, तो उसके भी कुछ लॉज हैं, जैसे कि यू हैव टू बिकम डिजर्विंग। आपको एक्शंस कुछ ऐसे करने पड़ेंगे जिस जिस एक्शंस की वजह से आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जिससे जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। तो अल्टीमेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेगा जो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, वेदर इट इज प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल, आपको शायद अभी इस एज में जो भी लोग सुन रहे होंगे, मान लो कोई कहता है मैं प्राइवेट जेट खरीदना चाहता हूँ, तो जी मैं उसे अट्रैक्ट करूंगा, उसे मैनिफेस्ट करूंगा। मैं कहता हूँ खड़ा कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा प्राइवेट जेट से, मैं दुनिया घूमूंगा। उसके बारे में आपको क्या पता है, कितने का फ्यूल भरता है प्राइवेट जेट में, जब एयरपोर्ट पे खड़ा होता है तो उसका कितना रेंट लगता है। क्या कराया? नहीं नहीं, मतलब अल्टीमेटली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता था जब मैं बहुत छोटे से घर में रहता था, तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा, इसे लेके मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा इसे लेके। एक बार मॉल चला जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा, कोई ऑफिस नहीं, ऑफिस तो था ही नहीं, तो कहाँ जाऊंगा। इस गाड़ी से मैं घूमूंगा, कहाँ घूमूंगा। अरे तुम्हें फरारी लेनी है, कहाँ चलाओगे, बस एक बार रोड पे चला लोगे, एक बार एक्सप्रेस वे पे घुमाओगे, उसके बाद क्या, वेयर विल यू गो, व्हाट विल यू डू। सो आंसर आता है व्हाई। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फेवर में यूज करना चाहते हो, आपको अपने मतलब आपको बहुत कुछ समझने की जरूरत है, माइंड की प्रोग्रामिंग समझने की जरूरत है। कुछ भी चाहिए, क्यों चाहिए, मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्या करेगा 10 करोड़ का, और क्यों मिले तुझे 10 करोड़, ऐसा क्या काम कर रहा है जिसके लिए तेरे को 10 करोड़ दिया जाए। लॉटरी में मिलेगा, ड्रीम 11 पे टीम बनाने से मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वहां पे भी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। सो पॉइंट यहां पर यह है, जब हम मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आप अपने लिए एक ड्रीम लाइफ बनाओ। मैंने भी किया, मेरे कोई फेसबुक प्रोफाइल पे जाएगा तो मैंने
एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा ये मुझे चाहिए और इस ईयर में आएगा। एक्चुअल में उस ईयर में शायद नहीं आया, कुछ साल के बाद आया। मैंने भी अपने लिए एक चेक काटा था जिम कैरी का सुन के, उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में होगा, तो उतना अमाउंट मेरे अकाउंट में जिस ईयर का चेक काटा था उस ईयर में नहीं था, बाद में आ गया। बट पॉइंट क्या है कि इट विल टेक टाइम, बट ये सब एक्शन ओरिएंटेड है। और एक चीज लोगों को समझनी है, मिलेगा वही जो तू डिजर्व करता है। तेरे लिए पूरा पार्किंग स्लॉट खाली हो सकता है, तू बनना शाहरुख खान, जहां बोलेगा वहां गाड़ी लगेगी। अगर शाहरुख खान की गाड़ी आ रही है तो कहीं भी लगेगी जहां बोलेगा। वो बोलेगा मुझे छत पे खड़ी करनी है, इसी कंडीशन पे आऊंगा, तो छत पे खड़ी करवाई जाएगी। अगर वो कहेगा, तो कहने का मतलब क्या है, एक लड़के ने मुझे बोला, जब मैंने अपना ऑफिस शुरू किया था गुड़गांव में फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक इंसान को एज अ मैनेजर पोस्ट पे रखा। तो उसने अपनी ना बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई कि एक ऐसी ऐसी लड़की थी, उससे बहुत ज्यादा प्यार था। अल्टीमेटली उस लड़की के घर वाले घर पे आ गए, पापा के सामने आके पिस्तौल रख दी, कहा अब तुम्हारा इकलौता बेटा है, या तो सुधार लो या हमें बता देना हमें क्या करना है। तो सुधार ही लिया उसे। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, तेरे साथ ये हुआ, बट अगर तू विराट कोहली होता तो फिर क्या होता? फिर लड़की तेरे साथ होती, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। इट इज वेरी क्लियर, व्हाट यू डिजर्व यू विल गेट, व्हाट यू डिजर्व। ये बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो बहुत सारे लोग अपना करियर ऑप्शन चूज करते हैं आज के समय में। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं लाइफ में। आपने अपने समय में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल किया? डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है। नहीं, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगी ही आएंगी। डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैं बड़ा अच्छा एक बोलता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लाइफ के लिए नहीं है, पहले तो लोगों के लिए बोलते हैं। एक टाइम पे ना नोकिया के बड़े छोटे से फोन आते थे, जिसमें शायद 10 या 20% स्क्रीन होती थी और बाकी पूरा कीपैड वीपैड होता था। राइट तो स्क्रीन साइज ऑफ द, अगर आप फोन के रेशियो में कंपेयर करोगे तो 10-20% था। स्नेक वाला गेम आता था, वही आता था। उसके बाद उन्होंने स्क्रीन साइज थोड़ा सा और बढ़ाया, 30-40% स्क्रीन साइज किया, फिर 50% कर दिया। अभी आपका जो फोन है उसका स्क्रीन साइज कितना है? 100%। 100%। तो दैट इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। पहले वो डिस्ट्रैक्शन था 10-15-20%, फिर हुआ 50%, अभी 100% डिस्ट्रैक्शन है। ये फोन जो है ना, मतलब मैं एक्चुअल में फील करता हूँ कि मैं इसे यूज ही नहीं करना चाहता। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं किसी का कंटेंट नहीं देखता, मुझे पता ही नहीं होता। वो लोग कहते हैं ये यूट्यूबर है, ये है, ये इंस्टाग्राम पे इतना वायरल है। मैंने जेन्युइनली नहीं देखा भाई। मैं वीडियो अपलोड होने के बाद अपनी वीडियो नहीं देखता, मुझे नहीं पता किस वीडियो पे क्या व्यूज आए, कितने आए। अरे मतलब, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत बड़ी चीज है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको एक्चुअल में भी अपना फोन उठा के देता हूँ, आप चेक करो। मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, मैं यूट्यूब देखता कितनी देर हूँ, हफ्ते में होगा 20 मिनट, 1 वीक। उससे ज्यादा तो यूट्यूब म्यूजिक होगा, सुबह सुबह भगवान के गाने सुन लेता हूँ गाड़ी में। तो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ कि ये इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप कुछ भी कर रहे हो, टिंग टोंग, सारे नोटिफिकेशन बंद। मैं अपने व्हाट्सएप देखता हूँ 6-6 घंटे बाद, अगर बीच में जब फोन उठाया तो एक साथ देखा कि क्या व्हाट्सएप आया। कुछ लोग कहेंगे लेट रिप्लाई आया, तो आया भाई, मैं देखता ही नहीं। आई डोंट वांट टू वॉच। मतलब मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, 2 रील, और वाइफ को क्या, मैं अपने आप को देखता हूँ। अगर इंस्टाग्राम खुल गया, किसी दिन खुल गया, तो एक रील थोड़ी देखते हो आप, फिर तो स्वाइप 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 स्वाइप। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि इट इज लाइक कॉन्शियस गिविंग टाइम टू सोशल मीडिया। लोग कॉन्शियसली कहाँ देते हैं? आपको पता है नेटफ्लिक्स बोलता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है नेटफ्लिक्स का, बताओ? मुझे नहीं पता। नींद। कहते लोग सोते क्यों हैं? क्योंकि नेटफ्लिक्स पे वो देखते ही चले जाते हैं। ये यही हुआ था, अभी पीछे की बात है। माय फ्रेंड वाज देयर, तो कहता है यार नींद आ रही है, कह रहा चल एक मूवी देख के सोते हैं। तो उसने, मैंने कहा मूवी तो नहीं, उस टाइम पे नया मिर्ज़ापुर का कोई एपिसोड आया था या नया पार्ट आया होगा, उसमें बहुत सारे एपिसोड थे। तो उसने स्टार्ट किया। अब मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं था क्योंकि मैंने पिछला पार्ट भी नहीं देखा था। राइट। मैंने पहले वाला देखा था, वो बहुत टाइम पहले, जब मेरे को पता नहीं था कि हाँ, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता ज़्यादा। तो मैं उसके साथ बैठा, आधा एपिसोड हुआ, मेरी पता नहीं कब नींद लग गई। तो बीच में 3 घंटे बाद मैं वॉशरूम के लिए उठा, वो 6-7वें एपिसोड पे था। वो सोया ही नहीं। वो नींद आती ही नहीं है एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा नेटफ्लिक्स कब खुलता है, एक्चुअली जो मुझे नेटफ्लिक्स पे देखना पसंद है वो मेरी वाइफ को देखना पसंद नहीं है। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, मुझे कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए उसमें, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हो। और मेरी वाइफ को जीरो इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, उसे सुनना ही नहीं है। उसे हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है,
उसमें होना चाहिए थोड़ा लव रोमांस, कुछ फैमिली के हिसाब से कुछ मूवी हो, तो वो सब वो देखती है, तो मैं उसे पकड़ा देता हूँ रिमोट की। अगर और आपको तो ना टीवी कब लगवाया है, शादी के 2 साल के बाद। हमारा बिल्कुल क्लियर था बचपन से, बचपन में लास्ट पोकेमोन ड्रैगन बॉल जी देखा था, उसके बाद से टीवी देखना बंद, क्योंकि टीवी बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने मम्मी के कमरे में टीवी लगवाया हुआ था कि मुझे देखना होगा टीवी तो आपके कमरे में बैठ के देखूंगा, और क्योंकि आपको सोना होता है तो हमें तो भेज ही दोगे। अगर ऑप्शन ही नहीं है। अगर वर्ल्ड कप भी देखना होगा तो मम्मी पापा के साथ बैठ, उससे क्या होता था, फैमिली टाइम बढ़ता था। क्योंकि आप एक बार आते हो, आप थोड़ी देर मम्मी पापा के साथ बैठते हो, टीवी पे चल रहा हो तो थोड़ी देर और बैठ जाते हो, आप समझ रहे हो, समझ गया। आप थोड़ी देर और बैठ जाते हो, तो भाई मम्मी पापा के साथ ही टाइम स्पेंड हो रहा है। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज थी, तो मैंने मम्मी पापा के रूम में टीवी रखा था। शादी के 2 साल के बाद रूम में, यार चलो बना दिया, बच्चा भी हो गया, उसे कुछ दिखाना है या स्टोरी सुनानी है, तो अब जाके टीवी लगवाया। बट मैं देख रहा हूँ जब से टीवी लगाया, भाई हम यूज करते हैं उसे, और वो इतना टाइम किल करता है, इतना टाइम किल करता है, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में हो, आप टीवी नहीं देख सकते। तो मुझे यहाँ पे एक स्टोरी याद आ गई, किसी सक्सेसफुल आदमी ने बताई थी कि उसने और उसकी वाइफ ने चैलेंज लिया, शादी हो गई थी, एंड दे वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो उन्होंने एक चैलेंज लिया कि भैया हम इतने सालों तक, जब तक हम ये एक्स फैक्टर या एक्स लेवल अचीव नहीं कर लेते, इतना पैसा अचीव नहीं कर लेते, ये हमारे गोल्स अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम टीवी नहीं लगवाएंगे। तो उन्होंने उस चीज को लग गए 15-20 साल, ऐसा कुछ बड़ा टाइम लग गया, उन्होंने उतने सालों के बाद टीवी लगवाया। फिर जब उन्होंने अचीव कर लिया, तो जब उन्होंने टीवी लगवाया, उन्होंने टीवी पे फिर खोल के देखा कि सास बहू के सीरियल तो आज भी आते हैं। जो तब आते थे तो कुछ ट्विस्ट के साथ आज भी आते हैं। क्राइम वाले जो पहले एपिसोड आते थे, चलो तब सीआईडी आता था, अब क्राइम पेट्रोल आता, आज भी आता है, आज भी वही हॉन्टेड, आज भी हॉरर, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ गया, मतलब इट इज लाइक सेम। बट अगर उन्होंने 20 साल या 15 साल लाइफ का टीवी नहीं देखा तो क्या हो गया, क्या हो गया? आपके दोस्त ने मिर्जापुर देख के क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी बात करूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देख के क्या उखाड़ लिया, बट ठीक है, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, क्योंकि आई लर्न समथिंग, मुझे सीखने को मिलता है, वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं स्पेसिफिकली भी देखता हूँ इसमें रियलिस्टिक है कुछ। मेरी फेवरेट मूवी है भाग मिल्खा भाग, क्योंकि रियलिस्टिक है ना, रियल लाइफ में मुझे बंदे को जानने को मिला, बायोग्राफी हो गई, मेरे को सीखने को मिला, कुछ देखा मैंने, कुछ समझा। बट जिसके अंदर टोटल फिक्शन है, सिर्फ स्टोरी नरेशन हो रहा है, वो बेकार है। वो कभी कभी देख लो, बट अल्टीमेटली इट इज अ टाइम किलर। सो डिस्ट्रैक्शन, आपने बोला मेरी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस आए, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बट मैंने डिस्ट्रैक्शंस को आने नहीं दिया। जैसे मैं बड़ा फोकस था कि भाई इस लड़की से शादी करनी है, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। वरना क्या होता है ना, देखो आप समझो, मतलब हम यंग ही हैं, तो फोन के मॉडल हर साल नए आते हैं, गाड़ियों के मॉडल भी हर साल नए आते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। आपने नहीं खरीद ली, फिर भी आप कहोगे यार अब ये वाला मॉडल आ गया, तो दिमाग में तो आती है, वो आप बदल सकते हो। लड़कियों के मॉडल भी आते रहते हैं, बट वो आप बदल नहीं सकते, एक खासकर शादी के बाद, तो आपको देखने भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो, फोकस्ड, तो घोड़े वाला फोकस होना चाहिए कि कुछ और दिखे भी ना, मतलब दैट शुड बी द फोकस। बट अगर आप इनिशियल ईयर्स में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, सर आपको फोकस होना पड़ेगा, उसके बिना कुछ मिलेगा नहीं। मैंने फिटनेस के अंदर लोगों को देखा है, दे आर डैम फोकस्ड, इतनी कॉन्शियस ईटिंग करते हैं, दे नो व्हाट दे आर ईटिंग, दे डोंट ईट शिट। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अरे तूने भी समोसा नहीं खाया थोड़ी देर पहले। 45 डेज हुए मेरे को, 60 डेज हो गए ऑलमोस्ट जिम जाते हुए। मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया हूँ अपनी हेल्थ को लेके। पहले नहीं था, बहुत कुछ भी खा लिया, कुछ भी नहीं। इन 60 दिनों में मैं कैलोरीज गिन के खाता हूँ, क्या खा रहा हूँ मैं। सर मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं थोड़े से फिटनेस के टाइम, थोड़ा सा जो दिया है। एक तो देखो, कैलोरी होती है, आप लोग ना कैलोरी कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल कोई कहेगा जी एक फ्रूट की कैलोरी और एक कुकी की कैलोरी बराबर है एग्जाम्पल, बट वो बॉडी में जाके क्या काम करेंगे ना, उनका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, वो बिल्कुल अलग है, दोनों अलग है। सो जो सिर्फ डाइट पे फॉलो करते हैं लोग और वो कैलोरी के हिसाब से चलते हैं, वो भी गलत है। कि आप ऐसे कैलोरी को नाप नहीं सकते। आपने एक बाउल फुल ऑफ ब्लूबेरीज खाया, ठीक है, उसके साथ चलो आपने मैंगो खा लिया, आपने पाइनएप्पल खा लिया, आपने मैं कहता हूँ हाई शुगर वाले फ्रूट्स खा लिए, उसे आप
घेवर से कंपेयर थोड़ी कर लोगे, नहीं कर सकते। ठीक है? तो आप उसकी कैलोरी को कंपेयर थोड़ी करोगे। दूसरी चीज क्या होती है, मतलब मेरे अंदर भी है ये चीज कि आपने कैलोरी खा ली, अब क्या होता है कैलोरी निकाल दी। मैं सुबह 1000 कैलोरी बर्न करके आया हूँ, आज क्रिकेट खेला दबा के, मैं पूरा टैन हुआ, आज आराम से मजा आया, मेरे को फुल मजा आया, ठीक है? 1 घंटा नहीं, 2.5 घंटे क्रिकेट खेला होगा, 2.5-3 घंटे, 2.5 घंटे क्रिकेट खेला, 2.5 घंटे में 1000 कैलोरी बर्न करी। आराम से हो गई होंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 कैलोरी खा लो, ये तो इसका है ही। मतलब ये नहीं है, बट चल जाएगा, चल जाए। चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत उल्टा सीधा खा भी लिया, चल जाएगा, आपको इमीडिएटली बॉडी पे इफेक्ट नहीं दिखेगा, बिकॉज यू हैव बर्न्ड। प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर ईटिंग मोर कैलोरीज एंड यू आर टेकिंग दोस कैलोरी फ्रॉम शिट। शिट मतलब बिल्कुल ही जो आप खा रहे हो, टट्टी खाना खा रहे हो, पिज्जा, जो भी खा रहे हो कुछ आप, भी खा रहे हैं। नहीं आप कभी कभी खा सकते हो, हाँ, बट यू once in शुड a नो blue व्हाट moon यू आर अच्छा डूइंग, लगता है, right। कॉन्शियस ईटिंग। और फिर आप उसे बर्न करना जानते हो। अगर आप बर्न भी नहीं कर रहे, आप कैलोरी भी ज्यादा खा रहे हो, गंदी खा रहे हो, फिर पता है क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों से 20 साल पहले लुढ़क जाओगे। ये मेरे को समझ आ गया 60 दिन पहले। ये आपने सीधा मेरे ऊपर ही पत्थर नहीं मारा तेरे है। ऊपर नहीं, मैं अपने ऊपर भी बोलता हूँ। अरे मेरे घर में कोई नहीं सुनता भाई, मेरे घर में पता नहीं कहाँ से मीठा आ जाता है। मैं अपनी सास को मना करूँ, उन्हें बोलता हूँ भैया मीठा मत भेजना, हम फ्रूट खा लेते हैं। मेरी बेटी आराम से ब्लूबेरी खाती है, सब कुछ खा लेती है, आप फ्रूट भेजो, महंगे भेजो, मीठा इतना महंगा है, बढ़िया वाले फ्रूट्स भेजो। आपको मीठा भेजना, खजूर भेज दो। फिर भी कहेंगे एक डब्बा तो रे, नया नया घेवर आया तो वो आ जाता है, मेरी सिस्टर के यहाँ से आ जाता है, कुछ नहीं तो मंदिरों से आ जाता है। तो कहीं ना कहीं से तो मतलब मीठा तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा आपको डाइनिंग टेबल पे। अब प्रॉब्लम क्या है, कितना रोके बंदा अपने आप को, अगर नहीं होता तो फिर कम खाया जाएगा। ये फैक्ट है, ये मैंने एनालाइज किया। हमारे यहाँ भी ऐसा है कि मेरे पापा भी बहुत जगह इन्वॉल्व रहते हैं, मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ। कभी कहीं डेली दिन में घर में एक बार कहीं ना कहीं से प्रसाद का डब्बा आना है। आ जाएगा, ठीक कभी है, मनोहर का आ रहा है, कभी इसका आ रहा है, कभी उसका आ रहा है। आदमी करे तो क्या करे। ठीक है। मतलब देखो हमें पता है ना कि वो गलत है, तो आप लिमिट कर लोगे। अगर लोग उसके बाद भी इग्नोर करें, जैसे मैं अभी किसी को सुन रहा था, तो क्या हुआ कि उनके फैमिली में किसी को जिसने बिल्कुल लाइफ में कॉन्शियस ईटिंग करी, योगा किया, सब कुछ किया, उन्हें ना हार्ट अटैक आ गया। अब वो कहते हैं यार इतना बढ़िया, इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीने के बाद भी अगर हार्ट अटैक आ रहा है, इससे बढ़िया तो हम खा पी के हार्ट अटैक करा लेंगे। अब समझ रहे हो? तो वो क्या कि वो उस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो माइंडसेट कई तरीके का है। भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस को तो हैंडल कर लेंगे। जब आप आज के समय में लोग आपको यूट्यूब वगैरह या कहीं भी देखते हैं, तो आप स्टॉक्स की अच्छी बात करते हो, काफ़ी अच्छी नॉलेज देते हो लोगों को। पर्सनली मेरे मन में भी सवाल है, बीइंग अ इन्वेस्टर, मैं इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को ना मैंने ये देखा है, अपनी अर्ली स्टेज में जब उनको स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन सब के बारे में पता चलता है, अपनी एक्टिव इनकम को डिस्टर्ब करते हैं और ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उन लोगों के लिए? देखो अभी आपने सबसे पहले शुरू किया इन्वेस्टमेंट से, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग चीज है, ट्रेडिंग थोड़ी सी अलग चीज है, ठीक है? ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है उससे समझते हैं। ठीक है। आपके नाना जी ने आपकी मम्मी को गोल्ड दिया था शादी में, ठीक है? और वो आपके घर परिवार की एक इन्वेस्टमेंट हो गई, आपके हो नाना गई। जी की इन्वेस्टमेंट हो गई मम्मी के लिए, ठीक है? ठीक है, परफेक्ट। क्या नाना जी ने सोचा कि इसे आज मैं दे रहा हूं, कल ये बेच देगी? नहीं। मम्मी ने बेचा, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं बेचा, नहीं ठीक है? जब हम कोई चीज खरीदते हैं और उसे बेचने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने एक रिंग पहन रखी है, आपने इसे खरीदे, आपने बेचने के बारे में सोचा नहीं? सोचा। अभी गोल्ड रिसेंटली जब इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई तो 10% गिर गया, एग्जाम्पल। आपका नुकसान हुआ क्या? क्या नुकसान? सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं, क्या क्या बड़ा क्या कम हुआ, उस तरह ध्यान ही नहीं है। तो अमेरिका में एक सर्वे हुआ और पता लगाया गया कि कौन से प्रोफेशन के लोग सबसे अमीर होते हैं। मतलब डिपेंड नहीं करता कि कितना पैसा लगाया, जितना लगाया उस पर रिटर्न सबसे ज्यादा किसकी बन रही है। तो उस सर्वे में सामने आया कि नर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबसे बढ़िया इन्वेस्टर्स है, नर्स, अच्छा, उनकी रिटर्न सबसे ज्यादा बन रही है। तो भैया ये पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नर्स जो प्रोफेशन में थी वो कभी कोई स्टॉक खरीद लिया, डाल दिया, फिर वो पेशेंट के साथ बिजी हो गई, देखा ही नहीं, सालों सालों नहीं देखा, तो उनके पड़े पड़े उनकी रिटर्न बनती चली गई। और जो प्रोफेशनल्स थे, जो सो कॉल्ड, अब मार्केट गिरने वाली है बेच देता हूं, अब कुछ होने वाला है बेच देता हूं, अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर चली गई बेच देता हूं, तो वो लोग एक्चुअल में अपने आप को बोल इन्वेस्टर्स रहे हैं, उनने कर ट्रेडिंग दी, तो उनकी कभी उतनी रिटर्न ही नहीं बनी। एक बात बताओ, किसी के दादाजी ने खेत खरीदा था,
उसने ज्यादा रिटर्न बनाई, ट्रेडर्स भी रिटर्न बनाते हैं। तो रियल एस्टेट में ऐसा भी देखा होगा आपने, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, और वो बहुत अमीर बन गया। तो वो ट्रेडिंग है, वो रियल एस्टेट ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग तो उसको सीख के करने में पैसा बनेगा, बट इन्वेस्टर्स तो सभी अमीर हो जाते हैं। किसी के भी दादाजी ने दिल्ली एनसीआर के आसपास कभी भी जमीन खरीदी होगी, तो आज वो जो जमीन है वो सोना उगल रही है। ये फैक्ट है। तो इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज मेक मनी, ऑलवेज मेक मनी। कोई बोले कि इन्वेस्टर पैसा नहीं कमाएगा, इन्वेस्टर हमेशा कमाएगा, ठीक है। बट अब क्या खरीदा, मैं तो अभी जमीन की बात करी। आपने स्टॉक्स खरीदा तो स्टॉक्स भी कंपनी स्पेसिफिक होते हैं, किस कंपनी के खरीदे। मैं जनरली लोगों को बोलता हूं अगर आप नए हो तो स्टॉक्स की जगह ईटीएफ्स या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीदो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक कंपनी में पैसा नहीं लगा। हो सकता है किसी ने येस बैंक खरीदा, वो साला डूब ही गया। तो एक ही बैंक नहीं ना, एक ही स्टॉक नहीं ना। आप क्या कर सकते हो, आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो नए लोगों को तो इंडेक्स फंड से या ईटीएफ से शुरू करना चाहिए। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। आपने बोला एक्टिव इनकम छोड़ देते हैं, जॉब वॉब छोड़ दी या काम छोड़ दिया, भैया आओ ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग से बनता है करोड़ों। झूठ है। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, सच है। ट्रेडिंग में करोड़ों बनता है, चलो सच है, डिपेंड कितने करोड़ लगाए हैं। जो आदमी जॉब छोड़ के आ रहा है उसके बाद उतने करोड़ है ही नहीं लगाने के लिए, तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। कोई भी ट्रेडिंग, चाहे कपड़े का ट्रेड हो, घड़ी का ट्रेड हो, आपका सीमेंट का ट्रेड हो, प्रॉपर्टी का ट्रेड हो, स्टॉक मार्केट का ट्रेड हो, ये बिजनेस है। इसमें नफा और नुकसान दोनों होता है। नुकसान पहले होता है, ये सोच के चलना होता है, ये लोग सोचते ही नहीं है। और फिर उन्हें लगता है यार मेरा तो लक बहुत अच्छा चलता है, तो भैया तुम कसीनो जाओ ना, वहां पे जल्दी पैसा डबल होता है। मैं सही बता रहा हूं। मैं अभी मतलब देखो, मेरे को कोई गैम्बलिंग से पैसा नहीं कमाना, कभी भी कसीनो का पैसा कमाया वो घर नहीं लाया मैं, बट मैं कसीनो में कमाना चाहता हूं। मुझे एक दो गेम समझ आते हैं, जो मुझे समझ आते हैं, मुझे उसमें मैथमेटिक, थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई हुई है। कोई ऐसा कोई करोड़ों रुपए नहीं कमाना, और कोई करोड़ों का कोई जुआ भी नहीं खेलना। औकात में मेरी वाइफ मेरे को, मतलब जब मैं पहली बार स्टार्टिंग में क्रूजेस पे जाता था, वो एक $100 देती थी। हार गए, जीत गए। तो स्टार्टिंग में कुछ हारे। अभी क्या होता है, अभी मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है। मान लो 50,000 लिमिट है हारने की, पहले हारने की लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हारने की लिमिट 50,000 है, ऊपर जो कमा लिया तो प्रॉफिट है। तो मुझे सिर्फ जीत के आना है, कितना जीतना है इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझ रहे हो। अभी मैं रिसेंटली क्या, मैंने 5-7 हजार कमाए होंगे, दो ही ट्रेड कर दिया मैंने। सॉरी, कसिनो में गया मैं, रोले की टेबल पे बैठा, मैंने 2 बार पैसे लगाए, 2 बार में मेरा विनिंग हो गई। मेरा भाई साथ में बैठा था, मैंने कहा मैं और नहीं खेल रहा, मेरा हो गया, मेरे को सिर्फ विन करना था, नो मैटर हाउ मच। और लूजिंग मुझे पता था, और ये क्या है कि मेरे शौक का पैसा है। 50,000 भी क्या, 10,000 भी हार जाता तो उठ जाता, मेरे को नहीं हारना था, हारना ही नहीं है। अब मेरे फादर प्रॉपर रोले की टेबल पे हर नंबर्स पे और फलाना ढिमाका, कम से कम 50 बार उन्होंने उस पे रोले के टेबल पे उन्होंने बेट ली होगी। स्टार्टिंग में जीत रहे थे, लास्ट की 3 ट्रेड में ब्रेक इवन हुआ, मैंने कहा उठ जाओ। कमा लिए, ब्रेक इवन हुआ, उठ जाओ। सो ये है कसिनो, ये स्टॉक मार्केट नहीं है। कसिनो में क्या है कि आपको इमीडिएटली पता लगेगा पैसा गया या पैसा आया। स्टॉक मार्केट में क्या है कि लोगों को रोज, आजकल क्या होता है कि एक्सपायरी नाम का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो मान लेते हैं कोई स्टॉक की बात कर रहा हूं, वैसे तो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। चलो बैंक निफ्टी चल रही है 50,000 की, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। 50,000 आज इसकी एक्सपायरी है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। 2 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं लोग, कॉल और पुट। कॉल हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगा। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जैसे 50,000 है, 50,000 का कॉल ऑप्शन, तो 50,000 का कॉल ऑप्शन, तो 50,000 से मार्केट ऊपर जाएगी तो फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। अब फायदा कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। 50,000 की 55,000 चली जाए तो फायदा हो सकता है। अब कितना फायदा होगा वो भी समझा देता हूँ, 1 मिनट में लगेगा। ये कॉल ऑप्शन है ये, तो इसका एक प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस समझो आप। इंश्योरेंस में हम प्रीमियम देते हैं ना, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे देगी, और नहीं हुआ तो क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का चला गया। क्या। तो यही होता है प्रीमियम। ठीक है। मान लो 500 रुपए का प्रीमियम है,
ठीक है, तो कॉल ऑप्शन 50,000 की स्ट्राइक पे 500 रुपए का है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो 500 रुपए का ऑप्शन बढ़ने लगेगा, बट अगर आज एक्सपायरी तो आज जीरो होना है। अब मान लेते हैं वो 100 रुपए का रह गया, ठीक है, आज एक्सपायरी 100 रुपए का रह गया। अगर मार्केट यहां से 1000 पॉइंट बढ़ गई, 1000 पॉइंट, 50,000 की 51,000 हो गई, तो ऑप्शन कितने का हो जाएगा? 1000 रुपए, 1000, ठीक है, 1000 का हो जाएगा। ठीक, आपने 100 स्टार्टिंग में दिए थे, तो आपका 900 रुपए का मुनाफा हो गया, ठीक है, मान लिया आपने, ठीक है। तो 100 का कितना हो गया? 1000 हो गया, 1000 हो गया, 10 गुना। 10 गुना, ये रोज होता है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, 1 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए रोज होता है, रोज। मैं रोज भी बोलूं तो दिन में भी 3-4 बार होता है, 10 बार होता है। अच्छा, 1 रुपए की चीज 50-50 तक भी जाती है, ठीक है। ये थोड़ा कम रेयर होता है, बट होता है। तो एक जीरो डीटी नाम का कॉन्सेप्ट है कि रोज एक्सपायरी होती है किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की। क्योंकि उसकी एक्सपायरी होती है, तो अगर एक बड़ा मूवमेंट आता है, तो जो दूर के ऑप्शंस भी होते हैं, 1-1 रुपए की भी जो चीज होती है, वो 1-1 रुपए की भी 100-100 रुपए पहुंच जाती है। तो अच्छा, ऐसा आप बोल सकते हो किसी ने 1 करोड़ लगाया तो 100 करोड़ बन जाता, अच्छा, ऐसा बोल सकते हो, होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने लाख रुपए भी लगाया होता है और लाख का 1.5 लाख हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है, वो वहां तक बैठेगा नहीं, नहीं ठीक है। बैठता, बट डाउन साइड क्या है कि लाख रुपए पूरा जाएगा। अब डाउन साइड समझो, और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है 10%। तो अगर किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, तो आपकी हार निश्चित है, मानते हो? बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप रोज आके स्पेक्यूलेशन कर रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 10, 15, 20, 30%, 30% से ऊपर नहीं होती। तो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 30% तो आप हारोगे, इसीलिए ज्यादातर लोग हार रहे हैं और पैसा गंवा रहे हैं। ये जो आज के समय में लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनको एसआईपीज करनी चाहिए। आजकल हर कोई बोलता है एसआईपियां करनी चाहिए। तो आप क्या पर्सनली क्या है कि किन-किन एसआईपीज में, किन-किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? सी लोगों को लगता है एसआईपी से म्यूचुअल फंड में होती है, ये थोड़ा लोगों को कम पता है। एसआईपी ईटीएफ में भी हो सकती है, और ईटीएफ में सस्ती पड़ेगी। बाकी आप उसके ऊपर जाके सर्च कर लेना, मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है। बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एसआईपी तो जरूर करनी चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ। जो आदमी हर महीना पैसा कमा रहा है, वो बड़ा पैसा एक बार में नहीं डाल सकता, वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालेगा। बट उससे होता क्या है, एक तो एवरेजिंग हो जाती है, मार्केट नीचे जा रही है तब भी एवरेजिंग हो रही है, ऊपर जा रही है तब भी एवरेजिंग हो रही है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, धीरे धीरे ना पैसा जुड़ जाता है। पैसा जुड़ना जरूरी है। अब किसी का, एक आम आदमी का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जुड़ गया, 10 लाख भी जुड़ गया। अब रिटर्न को समझो। मैंने ये सिंपल सी रिटर्न लोगों को समझाने की कोशिश करी है, बट आई होप आपको समझ आए। आज हम सन 2024 में बैठे हैं। सन 2003 में निफ्टी की वैल्यू थी लगभग 1000 रुपए। ठीक है, 21 सालों में आज निफ्टी है लगभग 24-25 हजार रुपए का। ठीक है, तो 25 गुना हो गया ये। 1 करोड़ कितना बन गया? 25 करोड़। 25 करोड़। 1 करोड़ 25 करोड़ बन गया। नुकसान क्या हो सकता है? स्टार्टिंग में किसी ने 1 करोड़ रुपए डाला, ये 1 करोड़ धीरे धीरे उड़ा, मार्केट टूट गई, क्रैश हो गई। लोग कहते क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, है ना, त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे 1 करोड़ के 50 लाख रह जाएंगे, 50 लाख रह जाएंगे, 50% टूट जाएगी, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तुम्हारी एसआईपी चली रही है, नीचे नीचे थोड़ा फिर एक्यूमुलेट करते चले जाओगे, थोड़ा 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 थोड़ा, और जो भी आएगा। अपसाइड क्या है? अपसाइड क्या है? अपसाइड है कि वो 1 करोड़ का 25 करोड़ बनेगा। जो पिछले बना है, Within आने 20 वाले टाइम में years। और तेजी से बनेगा। मैं आपको उसका साइंटिफिक तरीके से समझाता हूं क्यों। अभी जो 21 साल लगे, 21 साल से कम लगेंगे आप 25 गुना होने में। सर आपके पास कैलकुलेटर खोला है, जरा कैलकुलेटर खोलो। 25,000 इंटू 25, ये आ गया 6,25,000। अगर मैं बोलूं अगले 20 सालों में निफ्टी की वैल्यू 6,25,000 होगी, जो आज 25,000 की, आपको विश्वास हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो तो रहा। जिस आदमी ने 1,000 रुपए में इन्वेस्ट किया होगा, उसे कोई बोलता कि 25,000 हो जाएगी, वो भी नहीं करता। नहीं करता। नहीं करता। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों होगी। शेयर्स लिमिटेड है, ठीक है, रिलायंस के शेयर्स लिमिटेड है, ठीक है। पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती जा रही है, आपकी मेरी वीडियोस लोग देखते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई सोच रहा है एक शेयर तो ले लेते हैं, एक ईटीएफ तो ले लेते हैं, थोड़ा सा तो इन्वेस्ट कर ही देते हैं। सबको इन्वेस्ट करना है, मतलब सबको शेयर्स चाहिए, है तो लिमिटेड। लड़की एक ही है सबसे सुंदर, लड़के 100 हैं, तो डिमांड कितनी है? 100 गुना। 100 गुना।
तो कहने का मतलब है अगर डिमांड होगी तो डिमांड सप्लाई, शेयर्स के रेट नीचे आ ही नहीं सकते। पॉइंट नंबर 2, क्या ये कंपनियां जो शेयर्स जिनके लिस्टेड है वो कंपनियां पैसा कमा रही है? रिलायंस पैसा कमा रहा है, बढ़िया टाटा मोटर पैसा कमा रहा है। बढ़िया तू ही कह रहा है रेंज रोवर लेनी है, टाटा कमाएगा? कमाएगा कमाएगा ना। अगर कमाएगा तो शेयर पे इंपैक्ट आएगा, शेयर बढ़ेगा, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, कंपनीज ग्रो होती जा रही हैं, शेयर्स लिमिटेड है, शेयर का प्राइस ऊपर कैसे नहीं जाएगा? कैसे नहीं जाएगा यार? अपन, मेरे को कोई बोलता है यार तुमने 1990 में इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो तुम आज कहाँ होते? अरे मैं पैदा ही हो जाता पहले। 1995 में पैदा हुआ तो 90 में इन्वेस्टमेंट कैसे करता? तो पैदा तो होने दो। कहने का मतलब है यार आज हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, हम कोई सुपर जीनियस नहीं है, हमें मैथमेटिक्स समझ आती है। मैथमेटिक्स बोलती है कि भैया डिमांड, इकोनॉमिक्स बोलती है बेसिकली कि डिमांड सप्लाई का गेम है, और मैथमेटिक्स सीधा कैलकुलेशन से समझाती है कि भैया अगर आपको पैसा बनाना है तो कंपाउंडिंग को समझ लो, ये कंपाउंडिंग की रिटर्न्स मिलती रहेंगी, पैसा आपका जबरदस्त बनेगा। आप बस इन्वेस्ट करते रहो लॉन्ग टर्म के लिए। रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग एक स्किल है, इनिशियली तो वो इतनी जल्दी आएगी नहीं, बिना लॉस दिए पैसा घर पे मार्केट भेजेगी नहीं। बट एक चीज क्लियर है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी को समझा, ट्रेड ऐसी करो जिसमें पीओपी फेवरेबल हो। पीओपी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो मैं तो बात करता हूँ इस चीज की कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को अपने फेवर में ले जाओ, आप ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग करो। अब सेलिंग में इतने लोग उतर गए, अब से मैंने बातें करी हैं तो मतलब क्या बोल सकते हैं, और आप सेलिंग करो, बाइंग करो, व्हाटएवर योर ट्रेड सेटअप है। मैं बोल नहीं सकता आप सेलिंग करो, मत करो यार, सॉरी, मतलब अपने कंपटीशन क्यों बढ़ाना। अच्छा खासा बाइंग में लोग नुकसान देखो होता क्या है, मार्केट में बायर और सेलर है, किसी का नुकसान तो किसी का प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट घर अपनी जेब में पैसा नहीं रखती, ठीक है ठीक है? स्टॉक मार्केट अपनी जेब में पैसा, मार्केट थोड़ी पैसा रखती है अपनी जेब में, राइट। किसी की जेब से निकला तो किसी का क्या? अरे तुम, कोई हारेगा तभी तो कोई जीतेगा, समझ रहे हो? या तो सेलर की पिटाई होगी, सेलर की बहुत पिटाई होती है, मतलब उसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, कहने की बात है। तो बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, होता ही, आपको लॉस ठीक टाइम पे काटना आना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, आप बाइंग करो, आप सेलिंग करो, मैं नहीं बोल रहा आप क्या करो, बट करो वो जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपके फेवर में हो। अल्टीमेटली मार्केट किसी का पैसा रखती नहीं है, कोई तो कमा रहा है। ठीक है भैया, बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है राइट नाउ? राइट नाउ? एक बात बताओ, मतलब मैं इसे इस तरीके से बोलता हूँ, आप मार्केट को ना टाइम करने की कोशिश करोगे कि यार अभी ज्यादा लग रहा है, अभी कम लग रहा है, यू नेवर नो। ज्वेलर जो होता है ना, ज्वेलर, आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो, किसी भी ज्वेलर से पूछना, क्या वो सोना रुक के बुक करता है? मतलब मान लो आपने 100 ग्राम सोना खरीदा किसी की दुकान से, तो ज्वेलर को 100 ग्राम सोना आज ही बुक करना चाहिए? वो सोचे यार अभी तो सोने का भाव ऊपर है, अभी थोड़ा और गिरेगा फिर खरीदना चाहिए? हमेशा नुकसान होगा। वो जैसे ही बेचता है वैसे ही खरीदता है, जिस रेट पे बेचता है उसी रेट पे बुक कराता है आगे। ऐसा ही हर ज्वेलर करता है, वरना ज्वेलर्स बंद हो जाएंगे, राइट। बर्बाद हो जाएंगे। वो लोग होते भी हैं, करते हैं, कई सारे लोग टाइम करते हैं मार्केट को और बर्बाद हो जाते हैं। मार्केट ने जाना ऊपर ही है, क्लियर है। वो बोलते हैं ना, इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना ऊपर ही है। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों जाना है। हाँ, एक साइंटिफिक रीजन मिल गया। आपको डिमांड सप्लाई समझना है, आपको समझ आ रहा है कि भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, सबको स्टॉक्स चाहिए, कहां से दोगे सबको स्टॉक्स? आपकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या है? यार वो एक वीडियो में नहीं होंगी, वो मैं ETF में इन्वेस्टिंग करता हूँ, डिप्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, बट मेरी इन्वेस्टिंग की कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं अलग अलग तरीके की, वो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। कभी कभी मिलते रहेंगे लोगों को आगे। हाँ, और आपके अच्छे अच्छे वीडियोस में, अच्छे अच्छे हाँ, पॉडकास्ट के अंदर। 100%। सो जब मार्केट क्रैश होता है, बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रख पाते। उस टाइम पर पेशेंस क्यों रखना चाहिए, एक बार बता दो बस, 2 शब्दों में या 2 लाइन शब्दों में नहीं, ये मैथमेटिक्स आ गई जो मैं देना चाहता था। चलो, आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है, मार्केट क्रैश हो गई, हो गई, 50 लाख रह गया, रेट 50% गिर गई, डन। ठीक है, कितने परसेंट का लॉस हुआ? 50%। 50। अब जब 50 लाख से 1 करोड़ वापस बनेगा तो कितने परसेंट का रिटर्न होगा? ये 50%। ओ सॉरी, 50 लाख से 50% अगर प्रॉफिट बनेगा तो 75 लाख पे पहुंचोगे आप। ये 100% हुआ। 100% हुआ, तो 50% का लॉस 50% के प्रॉफिट के बराबर नहीं है। तो अगर मार्केट गिरती है 50%,
तो लोगों के पोर्टफोलियो 50% डाउन गए हैं, तुमने पैसा लगा दिया, मार्केट फिर से रिकवर करी, तेरा पोर्टफोलियो 0 पे आया है, 1 करोड़ लगाया था वापस 1 करोड़ बना, मेरा तो 1 करोड़ का 2 करोड़ बन गया। इसलिए क्रैश में पैसा लगाना चाहिए, जब मार्केट गिरे तो पैसा लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता भी 5-7 दिन पहले कोई छोटा मोटा सा क्रैश हुआ था, करेक्शन बोल लो, कुछ भी हुआ था, मतलब क्रैश जो भी तो हुआ लोगों था, को पता ही नहीं, कोविड के बाद लोगों ने कभी क्रैश देखा ही नहीं क्या होता है। हाँ, मतलब जो भी करेक्शन हुआ था, हाँ। थोड़ा बहुत मार्केट गिरा, मेरे को नजर आया कि मैं यूजुअली नहीं खोलता अपना अकाउंट या नहीं देखता, मैंने बस इतना देखा रेड है, रेड है, मैंने उसमें तुरंत 2 लाख रुपए डाले। हाँ बहुत और बढ़िया। मैंने कुछ, मेरे को जो समझ आ रहा था, टाटा मोटर, टाटा जो भी समझ आया मेरे को हाँ, अपने हिसाब से, हाँ, मैंने वो थोड़ी बहुत चीजें बाय कर ली, ठीक है, लाख रुपए इधर लगाए, लाख रुपए इधर लगाए, और मैंने ले लिया सामान। ठीक है, उसमें फिर फायदा हो गया, हो गया फायदा, फायदा हो गया। फायदा ही है उसमें, और बेचना मेरे को आता ही नहीं। हाँ, बस ये देखो इन्वेस्टिंग का रूल ही यही है कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट वो है जिसे मैं बेचना नहीं चाहता। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो, वेल्थ बनाओ, वेल्थ बनाओ, वेल्थ बनानी बहुत जरूरी है। मुकेश अंबानी अपने शेयर्स बेचता है क्या? रतन टाटा अपने शेयर्स बेचते हैं क्या? वो लोग अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठा लेते हैं, वो एक अलग तरीका है उनका। अच्छा, एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, पैसे कहां से आए? टेस्ला के शेयर उसने बेचे क्या? नहीं, गिरवी रख दिए, लोन ले लिया टेस्ला के शेयर्स के अगेंस्ट में, और लोन लेके ट्विटर खरीद लिया। ट्विटर का प्रॉफिट आ गया, लोन की किस्तें भर रहा है, कोई टैक्स भी नहीं दिया। अगर वो शेयर बेचता तो टैक्स लगता, सरकार ने टैक्स भी बढ़ा दिया। बेचना तो सेंसेबल नहीं है। यही है मतलब अमीर होने के तरीके। कुछ बहुत सारे तरीके धीरे धीरे समझ आएंगे। अच्छा, एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? बोथ आर प्रॉफिटेबल, बट इन्वेस्टिंग फॉर बिगनर्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के शौकीन हो आप, क्रिकेट या बैडमिंटन? बैडमिंटन। ऑल टाइम फेवरेट? बुक्स और वीडियोस? वीडियोस। स्पोर्ट्स कार या एसयूवी? इंडिया को देख के एसयूवी यार। अपना शौक क्या है, मैटर मेरे अपना को है। तो स्पोर्ट्स कार पसंद है। अब मेरी अभी आईटीओ पर ना वाइफ मर्सिडीज लेके गई थी, वो पानी भर गया, वो है ना एक्चुअली ऐसे झूल गई गाड़ी, वो एक्चुअली तार गई, कोई बस वाला यहाँ से मार के जा रहा है कुछ ऐसा। तो इंडिया का हाल थोड़ा सा ना लो फ्लोर्स कार के लिए ऐसे ही है। तो अभी आपके पास इतनी प्यारी सी ग्रीन कलर की ब्यूटी है, पोर्शे, क्या फील है ड्राइव करने की? अच्छा है यार, मतलब यू हैव अ गुड पिकअप, तो अच्छा लगता है। ठीक है, पावर है, पावर है। सो ये तो है, बढ़िया बढ़िया बातें हुई आज हमारी। लड़की और गाड़ी हो थोड़ी तेज हो आपके पास तो अच्छा रहता है आपके लिए। ये कुछ कुछ जो आप बीच में पंच लाइन मार देते हो ना, मजा आ जाता है सुन के ही। और जो ऑफ कैमरे भी हमारी बातें हुई हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। सो एट द एंड, जो भी लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या जो भी ग्रो करने के रास्ते पर है, उनके लिए एक मेजर टिप क्या है? स्टॉक मार्केट, कोई भी प्रोफेशन में आदमी, किसी भी प्रोफेशन में। देखो सीखना तो कभी बंद नहीं करना चाहिए। आपको है। कभी ये घमंड या अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे बहुत आता है। मतलब इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा होता है, ठीक है? आप पैसे भी कमाओगे तब भी आपको ये चीज़ फील हो जाएगी। यू शुड बिकम हम्बल। वो आपको लाइफ में टाइम के साथ समझ आएगा ठीक कि है। मतलब हम्बल रहो। भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है ना, आपकी जितना आप डिजर्व करते हो उस हिसाब से दिया है। भगवान के सामने भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, ज्यादा ही देता है, बट जितना डिजर्व करोगे ना उतना या उसके आसपास मिलेगा। एक पर्सनली मेरा एक सजेशन लोगों के लिए, और एक मेरा पर्सनल जो मैंने कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, उससे पहले मैं भगवान को बोलता था मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years आई एम डूइंग दिस। भगवान थैंक्स, आपने मुझे इतना कैपेबल बना दिया, आज मैं ये कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ। मैं हमेशा थैंकिंग करता हूँ। मैंने कहा आप जो दोगे फ्यूचर में वो भी अच्छा है, आप जो लोगे वो भी अच्छा है। वो दिन है और आज का दिन है, मैं बढ़ता ही गया हूँ। मैंने कभी पीछे वो नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। होता क्या है, लोग ना स्पिरिचुअल लीडर्स से मिलते हैं तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। कभी मैं मिलता हूँ ना तो मेरे सवाल ही नहीं होते, मैं स्माइल करता रहता हूँ। मुझे बस उनकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि सवालों के जवाब तो मुझे गूगल से मिल जाएंगे, मिल जाते हैं। और उनसे पूछना भी उस लेवल का सवाल है कि मतलब जिसके एक्चुअल में मुझे आंसर्स कहीं नहीं मिल रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान है ना, हाथ जोड़ के खड़े रहो, उनकी एनर्जीज, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी ना, आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। मतलब अगर आप मांगते रहोगे ना, आप बहुत छोटा मांग लोगे। अगर आप मांगने जाओगे, देखो मैंने अपनी लाइफ में भगवान से सिर्फ अपनी वाइफ मांगी,
मुझे उसके बाद या उससे पहले कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने गीता में साफ लिख दिया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मत कर। मतलब उन्होंने साफ बोल दिया लोगों को, कर्म जो करता है उसे ही देता हूँ। उन्होंने यही बोला है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उन्होंने ये बोला कि कर्म नहीं करेगा तो फल भी नहीं मिलेगा, एक्चुअल में नहीं मिलेगा। उसका मतलब वही है कि इफ यू वांट टेक एक्शन, आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग। एक्शन ले, मेरी सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सेवा किसमें है? भगवान ने बोला, भगवान की वर्ड्स हैं, अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करो, साईं बाबा की बात करो, तो उन्होंने क्या बोला कि भगवान सबके अंदर है, हर कोई भगवान है, हर कोई भगवान का अंश है, ऐसी बातें बोलते हैं ना। तो भगवान की सेवा एक्चुअली ह्यूमैनिटी की सेवा ही है, उसी से भगवान खुश हो जाता है। तो मतलब गॉड इज एवरीवेयर एंड दैट्स द सुप्रीम एनर्जी। आपका काम मतलब ये देखो, पहले तो अभी क्या ना, ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में है, स्पिरिचुअलिटी तो समझ ही नहीं आएगी। मुझे क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अपने आप को अलाइन करना सुप्रीम पावर के साथ। वो अलाइनमेंट क्या है? वो आपका स्पिरिचुअल वे है लाइफ का, वो जीना है आपको, कि जब आप जैसे जैसे लाइफ को गुजारो, आप उनकी तरफ बढ़ो, उनसे दूर ना बढ़ो, है ना। भगवान की तरफ बढ़ो, शैतान की तरफ मत बढ़ो। राइट राइट। और भगवान की तरफ जब आप बढ़ोगे ना, यू विल फील गुड, पीपल अराउंड यू विल फील गुड अबाउट यू एंड यू विल डू गुड फॉर अदर्स। लोग शैतान की तरफ बढ़ रहे हैं, दे हैव द डेविल स्पिरिट्स, वो उनकी वाइब भी फील हो जाएगी, भाई ये गुड वाइब तो नहीं है, ये तो पता लग जाता ना। वाइब इज समथिंग यू कैन फील, ऑरा इज समथिंग यू कैन फील। आप समझ रहे हो? वो ऑरा फील कर सकते हो आप। कभी होता ना ऐसा, हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमें नहीं पता यार, बट वो बहुत अच्छा लग रहा था यार, क्या बंदा था, उसने कुछ नहीं बोला, मेरे से बात भी नहीं करी, बट यार वो बंदा कमाल था। और कुछ बंदा होता है यार, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है यार समझ नहीं आ रहा, बट ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कई लोग तो मन कर रहा थप्पड़ मार दो, नहीं ऐसा, मतलब कुछ उन्होंने बात भी नहीं करी आपसे, बट एक अंदर से वो फील आती है, आपको समझ आती है क्या है यार ये, बट इज नॉनसेंस, मतलब आपको ये फील होता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो भी अनआंसर्ड है, एंड देयर आर वेरी फ्यू ह्यूमंस जो उस चीज का आंसर दे सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी जर्नी है, और आंसर्स आपके अंदर हैं, और गुरु तो चाहिए होगा, बिना गुरु के तो नहीं होगा। बहुत जरूरी है। यू विल नीड अ मेंटोर। आप मतलब, मुझे पर्सनली, अब मेरी अपनी बात करूं, आई ऑल्सो नीड अ मेंटोर, बट मिलते ही नहीं है। क्योंकि मुझे मेंटोर वो चाहिए जो मुझे सिखा सके, जो मेरे सवालों के जवाब दे सके। अपनी बातें मत पेल, समझ रहे? मतलब आप जो बोल रहे हो वो तो मैंने सुन लिया, डू यू हैव माय आंसर्स? मुझे पता है कि कौन मेरे आंसर दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, आपको पता है ना। अरे एग्जाम्पल है यार, आपको किसी से मैथमेटिक्स सीखनी है, आपको पता लगता है ना उसे आती है नहीं आती। आपको पता है ना, या एक क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेगा, आपको पता लग जाएगा यार नहीं, एग्रीड। आपको पता लग जाएगा। फॉर दैट रीजन प्रोबेबली आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट ही नहीं करोगे। क्या बोल रहे हैं यार ये, है ना। लोगों को इंटेलेक्ट बहुत तेजी से बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी से बहुत ऊपर जा रहा है, और लोग यूं जज कर लेते हैं यार इसे कुछ आता भी है, ऐसे नहीं आता। लोग कहते हैं हमारे ना फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, है ना। प्रोबेबली आप कुछ ऐसा दे रहे हो जो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। सो देयर इज सो मच आई कैन टॉक अबाउट, बट आई थिंक इतना काफी आज के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। एक पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल, आपके शौक क्या क्या हैं? आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? यार मुझे ना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। दिखता है, मतलब दैट्स अ लग्जरी एक्चुअली। दिखता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो लग्जरी है लाइफ की। मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स इज समथिंग जो मैं एंजॉय करता हूँ। ठीक है। ठीक है, बाकी यार घूमना, अच्छा दिखना। मटेरियलिस्टिक क्या पसंद है? नहीं मटेरियलिस्टिक यार, एक्चुअल में ना मुझे वो मतलब आप कह सकते हो कि वो है ना एक किक नहीं देता। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये गाड़ी है तो ये होगी तो और तगड़ा हो जाएगा, नहीं चाहिए। हाँ मतलब ठीक है, लेनी होगी ले लेंगे, एक मतलब टाइम पे ऐसा हो जाता है। हाँ कि मतलब अब ठीक है, मतलब अब हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को हर बार बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करना है, या मेरे को फर्स्ट क्लास ही ट्रैवल करना है, चलेगा। मतलब इट्स लाइक कंफर्ट, इट्स नॉट लाइक कि ये होगा तभी मैं खुश होऊंगा। सो मेटेरियलिस्टिक चीजें मेरी खुशी डिफाइन नहीं करती। अब मेरे पास मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता था, या लगता भी है, कि आपका अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका फोन लेटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आप इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो।
बट अभी ऐसा है कि यार ठीक है यार, मैं 14 प्रो चला रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। 15 आया, 16 आया, ठीक है चलेगा। जब तक कोई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है तब तक मेरे को नहीं चाहिए, मतलब वो किक नहीं है। किक नहीं मिल रही। हाँ मतलब किक नहीं है, मतलब ठीक है चलेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंटली सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बता दी, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू, ऑन द तरंग शो। बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। और हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा जो मैंने आपसे सीखा है ना, अभी मैं समराइज तो करूँगा ही, बट एक ही सजेशन है लोगों के लिए, चीज़ों को जो भी सीखता है आदमी, इम्प्लीमेंटेशन पावर ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक आदमी कहता है इम्प्लीमेंट कर लो, मेरा एक पर्सनली मानना है इम्प्लीमेंट अभी कर, अभी अभी, भले ही तेरा नुकसान हो या प्रॉफिट हो, वो बात की चीज़ है। तरंग इसमें ना मैं ऐड करता हूँ, मतलब जैसे अब मेरी एज में और आपकी एज में थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। सो एक ना सेल्फ हेल्प कोच है टाई लोपेज, उसका ना एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है 67 स्टेप्स। ठीक मैं है। प्रमोट नहीं कर रहा बट मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें स्टेप 21 में वो एक बात बोलता है, PEAC, पेस, जिसका फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड, सोशल और इमोशनल। तो ये लोगों के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, और सब में चारों क्वालिटीज होती हैं बट अलग अलग प्रपोर्शन में होती हैं। जब मैं तरंग से मिल रहा हूं तो मुझे पता है कि ही इज मोर एक्शन ओरिएंटेड। चलो लेट्स डू इट यार, एक प्लान है यार, एग्जीक्यूट करते हैं। सो आई नो हाउ टू टॉक लाइक यू। बट किसी के अंदर एनर्जी होती है यार, चल चिल करते हैं यार, आज ना संडे का दिन है, यार मूवी देख के आते हैं, है ना। तो वो एक सोशल पर्सन है। कुछ लोग होते हैं प्रैक्टिकल, होगा कैसे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ काम करना है, प्लान स्टेप भी। बाय स्टेप प्लानिंग, प्लान के अकॉर्डिंग, टाइम पे। तरंगा क्या है, लेट हो के देखा जाएगा ना, चलना है यार, होता है थोड़ा बहुत वेट कर लेगा अगला, हो गया लेट हो गया, चलना, अब बता अब क्या करना है, अब बताना, हो गया चल अब शुरू करते हैं। सो तरंग इज लाइक दिस, है ना। एंड देयर आर सम पीपल इमोशनल, कि यार आपकी वजह से उनको डिले हो गया, आपने उनका टाइम देखो ना, ये है ना। तो उनको राइट। समझना, लोगों को समझना, तो सबकी ना अलग अलग क्वालिटीज होती है। सब सही है, आपने एक्शंस लिए, आपको ज्यादा मिला और आपको उससे खुशी मिलती है। जो लोग एनजीओज में काम कर रहे हैं वो इमोशनल हैं, उन्हें जाके हम बोलेंगे ना यार लेट्स डू इट यार, कम ऑन यार, एक कमाल का प्लान है, इससे तो हम ये कर देंगे, ये इतना $1 मिलियन स्टार्टअप है, वो रिलेट नहीं करते। राइट। रिलेट नहीं करते, उनसे बात करने की टोन अलग है। उनकी टोन ऐसी है यार, इस बर्थडे पे मैं आना चाहता हूँ यहाँ पे, लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प, ये वर्ड्स उनके अलग हैं। तरंग के लिए हेल्प का मतलब है पैसे कितने चाहिए बता। एक बंदा कोई कॉल करे, हेल्प यार चाहिए एक तो हेल्प आपको पता है इतने पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है ना, मतलब दिस विल कम बट टाइम लगेगा, क्योंकि मैं रिलेट कर सकता हूँ। पुष्कर राज ठाकुर जब 16, 17, 18, 20 साल का था, वो अलग लड़का था, चाहिए। है ना। उस टाइम में वाइब अलग थी, चीज अलग थी, काम करने का तरीका अलग था। तो तरंग अभी फुल पैशनेट है, बिजनेस ग्रोथ, है ना, चीजें होंगी, मजा आएगा। बट जब आप थोड़ा और बड़ा कर लोगे ना, अभी क्या आपको आपके ऐसे लोग साथ में है, बट लोग बहुत तरीके के हैं। बट ये जो चीजें जैसे मैंने बोली ना, ये धीरे धीरे समझ आएंगी, देन यू, ये थोड़ा सा ना मतलब मैजिकल टाइप हो जाता है, कि यू नो कि सामने वाले की टोन में कैसे बात करनी है। वो कहेगा यार तो मेरे जैसा है यार, ही इज लाइक मी। जैसे तरंग को लगेगा यार पुष्कर तो मेरे जैसा है, और मैं किसी सोशल आदमी के साथ बात करूंगा, हो गया तो मेरे जैसा है यार। तो ये बनने में बड़ा मजा आता है। आप कर रहे हो सबकॉन्शियसली, यू आर डूइंग इट, बट योर वाइब, योर पर्सनालिटी टाइप इज डोमिनेटिंग ऑल अदर थिंग्स। वो मस्त है, अभी अभी वही होना चाहिए, और जो होता है वो चेंज नहीं हो सकता, और बेस्ट है। मतलब मेरा भी वैसे ही है, आई एम मोर एक्शन ओरिएंटेड देन प्रैक्टिकल। देखा जाएगा, करते तो है, वो मेरा है। और इस केस पे नुकसान भी एक दो बार उठाया है, ऐसी बात नहीं है नहीं उठाया, होना ही एक दो होना बार नहीं, ज्यादा ही उठाया होगा। और जो प्रैक्टिकल आदमी, उसके नुकसान बहुत कम हुए होंगे और उसकी रिटर्न नहीं बनी होगी ये है, फिर ये एनीथिंग, है। उसे रिटर्न क्या कमाई, क्योंकि वो जैसे प्रैक्टिकली इतना पर्सनली मेरे ब्रदर है वो, अगर मैंने उनको बताया ना ये करने का मन है, तो वो सोचते हैं इसका मैं प्लान बी क्या रखूं, और मैंने कभी अपनी लाइफ में प्लान बी नहीं देखा।
ठीक है, तो अब अपने आप को सही और गलत मत बोलो, वो भी सही है, वो भी सही है, राइट। वो सेटिस्फाइड है व्हाट ही इज डूइंग। तो लोगों के अंदर ईगो बहुत बड़ी चीज है यार, ईगो हर्ट नहीं करना किसी का। लोगों को लगता है मैं तो, हर आदमी को लगता है मैं तो सही हूँ, चाहे वो कैसा है। मोटे आदमी को कभी मत बोलो तो मोटा है, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। उसे उल्टा आप इस तरीके से बोलो, यार आप, मतलब सही बताऊं, आपकी पर्सनालिटी देख के और बातें करके बड़ा मजा आया, बस आपका थोड़ा सा वेट ज्यादा है, अगर थोड़ा सा कम हो गया ना, आपकी पर्सनालिटी क्या निखर जाएगी, थोड़े से में दिक्कत नहीं आएगी उसे। आप समझ रहे हो, किसी को करेक्ट भी करना है तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन के साथ साथ समझा भी दिया, दोनों काम हो गए। हाँ, एप्रिसिएशन का समझा दिया। एक्चुअली क्या है, वो वर्ड्स है, मैंने तो ह्यूमन साइकोलॉजी कॉलेज में तो पता नहीं क्या पढ़ी थी, उसके बाद बहुत पढ़ता हूँ। तो वो आपको घुसना पड़ेगा, मजा आएगा। मतलब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर पीपल। क्योंकि कई सारे लोग वाली जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो ना, वो उनकी लैंग्वेज नहीं है। Right. उनकी लैंग्वेज ये नहीं है राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। वो कहेंगे वेट वेट, कैसे, क्या, कब, कितना, कितना टाइम, क्या आएगा, वो सब कैलकुलेशंस होंगी। और फिर उनका हो सकता है एक्शन ओरिएंटेशन जो है वो लास्ट उनकी पर्सनालिटी टाइप हो। प्रैक्टिकल है, सोशल है, इमोशनल है, फिर वो एक्शन लेते हैं। गलत सही कुछ नहीं होता। उनको हो सकता है उनको इनहेरिट वेल्थ ही इतनी मिली हो। आप समझ रहे हो, कई सारे लोग हैं भाई पहले से इतना पैसा है, तो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। सो थैंक यू सो मच पुष्कर भैया, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। ट्रस्ट मी, ये पॉडकास्ट में लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है और बहुत कुछ देखने वाले हैं, और इम्प्लीमेंटेशन जो जैसे करेगा बढ़िया है, सब बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। सो आज यही बहुत सारी चीजें हमने सीखी कि लाइफ में ग्रो कैसे करना है, स्टॉक मार्केटिंग, क्या क्या प्रोफेशन अच्छे होते हैं, लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, सारी चीजें पुष्कर राज ठाकुर जी की हमने एक्सपीरियंस से सीखा, सब कुछ सीखने को मिला, सब कुछ देखने को मिला। सो मतलब क्या है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी वीडियो से हम चीज़ें सीखते हैं। मैटर क्या करता है, आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। सो मेक श्योर जो भी आपने सीखा अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो, अपनी लाइफ को और बेहतर करो, ग्रोथ के रास्ते पर जाओ। मेरा काम है आप लोगों को अपने पॉडकास्ट के थ्रू अच्छी अच्छी डायरेक्शंस देना। सो मेक श्योर आप ऐसे अच्छे पॉडकास्ट आगे भी देखते रहो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तरंग शो को फॉलो करते रहो, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने को मिलते रहे। थैंक यू।